हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री का सिद्धांत सर पे। तो आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं एनएमआर का लेक्चर नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग सीखेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले की सारी क्लासेस अच्छे से कवर की होगी ताकि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए, मेरा पूरा विश्वास इस बात पर रहता है कि मैं शॉर्टकट में आपको चीज़ें नहीं बताता। मेरा हमेशा इस बात पर विश्वास है कि आपको जब तक मैं चीज़ें अच्छी तरीके से ना बताऊँ, ठीक है, जब तक एक एक बात आपको क्लियर ना करूँ, तब तक मुझे आगे बढ़ना सही नहीं लगता। इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ ताकि आपको एक तरफ से चीज़ें जो है वो कवर हो सके। ठीक है, तो आज एनएमआर के लेक्चर नंबर 4 में आज हम सीखने वाले हैं केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो पहले केमिकल शिफ्ट की ओरिजिन को समझिए। जैसे कि एक मॉलिक्यूल लेते हैं हम CH3 CH3 CH O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O H। देखिए, आपको यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर जो है आप इस पॉइंट को समझिए कि भाई साहब गौर से देखिए। एक आपके पास जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन सबसे सिल्डेट की कैटेगरी में आता है। गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो कार्बन है ये सबसे क्या हो गया, ये सबसे ज़्यादा सिल्डेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये वाला, ये सबसे डिसिल्डेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन सबसे सिल्डेट की कैटेगरी में आता है, ये हाइड्रोजन सबसे डिसिल्डेट की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद बीच में ये और ये तीनों रहे। ठीक है, ये तीनों बीच में आए। आपको इसके बारे में समझना है कि भाई इसमें केमिकल शिफ्ट हम कैसे डिसाइड करने जा रहे हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप केमिकल शिफ्ट के ऑर्डर को सबसे पहले समझिए। ठीक है, सबसे पहले आपको केमिकल शिफ्ट के ऑर्डर को समझना होगा। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर नहीं है जो आप इसको डायरेक्टली देख लेंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बियॉन्ड ये बी इफेक्टिव का ऑर्डर है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक नंबर में हम बात करते हैं कि आपके पास सबसे छोटा आता है sp3 कार्बन हाइड्रोजन, जिसमें किसी भी तरह का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लगा होता है, विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5 से 2 ppm के बीच। ठीक है, कि यानी कि sp3 कार्बन हाइड्रोजन है जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं लगा हुआ है, तो इसकी आपको जो ppm वैल्यू वो कितनी 0.5 से 2 ppm के बीच है। नंबर 2 पे आएंगे। नंबर 2 पे हमारे पास है sp3 कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग चुका है विथ 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका वैल्यू जो होता है वो 2 to 5 ppm के बीच होता है। देखिए, यहाँ 0.5 to 2 था, अब उससे आगे चलिए 2 to 5। नंबर 3 में आ जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, कि आपके पास sp2 यानी कि इस तरह का कार्बन हाइड्रोजन हो। ठीक है, sp2 कार्बन हाइड्रोजन ये 5 तक है, ये 5 to 8.5 तक आता है। अब इसमें दोनों तरीके से आ सकते हैं, इसमें दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। यानी कि इसमें एक होगा 5 to 7.0 तक जो होगा ओलिफिनिक, यानी कि नॉर्मल एल्केन वाला, एल्कीन वाला। और इसी में 7 या आपको 6.5 से 8.5 तक ये होगा एरोमेटिक। मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, आप रिलैक्स होकर पहले समझें इस बात को। ठीक है, नंबर 4 में आ जाइए। नंबर 4 में आपके पास क्या होगा कि आपके पास अल्डिहाइडिक हाइड्रोजन हो गया, मतलब C डबल बॉन्ड OH। इसका वैल्यू होता है इस वाले हाइड्रोजन का 8.5 से 10.5 तक। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नंबर 5 में आ जाइए। आपके पास COOH कार्बोक्सिलिक वाला हाइड्रोजन है, इसका वैल्यू होता है 10.5 से 13 ppm तक। और लास्ट में आपके पास sp ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका वैल्यू एक और है, ये आपको याद रखना होगा, 1.5 से 3 के बीच में आता है। इसको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे, लेकिन इसको मैंने अलग से बता दिया, वो वहाँ भूल गया बेसिकली में। तो आपको यहाँ पर इस ऑर्डर को यहाँ पर समझना है कि सबसे पहले sp3 कार्बन हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, sp3 कार्बन हाइड्रोजन है विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये 0.5 से 2 ppm के बीच आ गया। sp3 कार्बन हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया, 2 to 5 ppm के बीच आ गया। sp2 कार्बन हाइड्रोजन क्या हो गया, 5 to 8.5 के बीच आ गया। एल्डिहाइडिक जो हो गया C डबल बॉन्ड OH 8.5 to 10.5 के बीच आ गया। COOH जो हो गया 10.5 से 13 ppm के बीच आ गया। sp आपको याद रखना है 1.5 से 3 ppm के बीच आए। आप बोलोगे सर ये ऑर्डर हमें समझ नहीं आया। देखो, ये ऑर्डर समझने वाली बात है, बिल्कुल समझने वाली बात है,
लेकिन पहले फिलहाल आप इसको याद रखो, गौर से देखो। आप बोलोगे ठीक है सर एक बात बताओ कि आखिर हमें सब बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ सर कि ये जैसे C ट्रिपल बॉन्ड H है, ठीक है, और एक सर C डबल बॉन्ड H है, सर आप बता रहे हो कि इसके लिए केमिकल शिफ्ट 1.5 to 3 ppm के बीच आ रही है, इतना कम, जबकि इस वाले हाइड्रोजन के लिए आप बता रहे हो सर कि ये लगभग आपको 5 to 7.5 ppm के बीच आ रही है। सर जबकि हमारा नॉलेज तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू कम है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा जा रहा है, जबकि यहाँ कम खींचा जा रहा है। तो उसके पीछे बेसिक रीजन ये है बच्चे लोग कि इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरह से होता है, गौर से देखेंगे आप। हालांकि मैं इसको ही बताना नहीं चाह रहा था, अभी आगे इसको बताता मैं। देखिए अभी मैं आपको मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। देखो ये इस तरह से होता है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में लाई करता है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। गौर से देखो, अगर हम इसको ऐसे भी घुमाते हैं देखो, तो ये हाइड्रोजन उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पर लाई नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल के लिए भी इस बात को हम लोग नहीं समझाएंगे यहाँ पर, ये आगे भी बात समझेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, हम ऑर्डर के बिहाफ पे इसके वैल्यूज को निकालना सीखते हैं। एकदम रिलैक्स हो जाइए, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग टाइम पे समझेंगे जब इसका टाइम आएगा। आपको मैंने एक मोटी सी बात बता दी कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, वो ऑन द लाइन आ गया वो हाइड्रोजन, ठीक है, इसलिए उसका इतना हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के बावजूद भी उसका वैल्यू घट गया। जबकि अगर इस तरह से बात करें तो ये लाइन पर नहीं आता है, ठीक है, ये यहाँ पर लाइन पर नहीं आता है, ठीक है, तो ये अलग है उससे। इसका जो प्लेन है, ये जो फील्ड है वो इस फील्ड से क्या हो गया, अलग हो गया, जबकि यहाँ पर इसका फील्ड और इसका फील्ड आपस में मर्ज कर जा रहा है, जिससे उसका वैल्यू घट जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है। खैर, तो आपको एक मोटी मोटी बात समझ में आ गई कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि 0.5 से 2 ppm के बीच, यानी कि यहाँ पर कौन आ गया भाई, यहाँ पर वो कार्बन हाइड्रोजन है जिसके पास विदाउट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम नहीं है। फिर 2 ppm से 5 ppm के बीच आ जाइए, यहाँ पे वो कार्बन हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। 5 ppm से आ जाइए आपको 8.5 ppm के बीच। यहाँ पर दो तरह की बात होती है, एक तो 5 से 6.5 तक कौन है, तो ओलिफिनिक डबल बॉन्ड, यानी कि इस तरह का जो डबल बॉन्ड होता है। और यहाँ पर आपको 6.5 से आपको 8.5 तक यहाँ कौन है, या ये यहाँ 7 तक आ जाता है, मान लीजिए ये 7 तक आ जाता है, 7 तक ही टच कर जाता है। 6.5 से 8.5 तक यहाँ पे कौन है, तो ये हो गया आपको एरोमेटिक, ठीक है, यानी कि इस तरह के एरोमेटिक वाले हाइड्रोजन। 8.5 से आपको भाई 10.5 तक आ जाता है कौन, तो 8.5 से 10.5 तक आ जाते हैं अल्डिहाइड। 8.5 से कौन आ जाते हैं, 10.5 तक अल्डिहाइड। देखिए ना, अल्डिहाइड में भी जब फील्ड निकाला जाता है तो फील्ड इस तरह से होता है, तो ये भी फील्ड से क्या हुआ, बाहर आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। 10.5 से आपको 13.0 तक कौन आ गया भाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसी टाइप का, देखो है ना, ये भी फील्ड से बाहर ही रहे। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। और इसमें एक और छोटा सा इसमें आप पुटअप करके रखेंगे, वो किसका वाला, एल्काइन वाला। एल्काइन को कहाँ रखना है हमें, तो एल्काइन को हमें रखना इस जगह पे, यानी कि यहाँ पर इसके बीच में 1.5 से 3, 1.5 से 3 कौन, तो एल्काइन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला पोर्शन को आपको यहाँ जिंदा रखना है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। जब तक आप इसको याद नहीं रखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फैक्टर आएगा, बी इफेक्टिव का फैक्टर आएगा, फील्ड ड्रॉ करने होंगे हमें, उसके बाद ये आपको समझा सकता हूँ। लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली इसको याद रखोगे, आप इसको ऑर्डर बना के, तो आपको एग्जाम में हमेशा काम आएगा। कभी भी आपको फील्ड बना के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये वैल्यूज बस याद रखने हैं कि 0.5 से 2 ppm है तो भैया हमारे पास ये वाला है, ये वाला CH विदाउट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। 2 to 5 pm है तो हमारे पास क्या हो गया, 5 ppm है तो भाई हमारे पास क्या हो गया, CH है, लेकिन विथ 1 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 5 से 8.5 हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, 5 से 7 तक ओलिफिनिक है, और 6.5 से 8.5 तक क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया।
8.5 से आगे 10.5 तक क्या हो गया, दो का गैप चल रहा है, 2 या 1.5 का गैप चल रहा है। ये C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ तक कौन आ गया, एल्डिहाइडिक हो गया। और यहाँ से यहाँ के बीच कौन आ गया आपको, कार्बोक्सिलिक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक आ गया। लेकिन प्यारे बच्चे लोग एक चीज़ को आप भूलिएगा मत, एक चीज़ आपको और परेशान करेगी इसी जगह पे, इसी के साथ यहाँ दो तरह की बात होगी। मान ली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है O, इसके साथ CH लगा हुआ है, OCH3, भैया यही तो है sp3, देखो ना यही तो है OCH3। तो इसका वैल्यू आप याद रखेंगे 3.5 से 4 के बीच। और मान लीजिए अगर इस तरह से OCH2 हो जाए, ठीक है, और एक OCH हो जाए, तो इसका वैल्यू फिर चेंज हो जाएगा 4.0 से 4.5 ppm के बीच। कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको लॉजिक से नहीं समझाया जाएगा। लॉजिक से अगर समझाया जाएगा तो फिर आप चीज़ों को कंक्लूड नहीं कर पाओगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए हमने क्या कहा कि आपके पास 0.5 से 2 ppm के बीच कार्बन हाइड्रोजन है विदाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। एक आगे बढ़िए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको मिला, तो 2 to 5 ppm चला गया रेशियो। ये कौन है, sp3 ही है। अब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो COCH3 का 3.5 से 4 हो जाएगा, और OCH2 या OCH का वैल्यू 4 to 4.5 ppm हो जाएगा। अब 5 से 8.5 ppm के बीच आइए, यहाँ पर आपको क्या हो गया कि दो तरफ बात मिले, एक 5 to 7 तो ओलिफिनिक हो गया, यानी C डबल बॉन्ड H, ओलिफिनिक वाला यानी कि एल्कीन एल्काइन वाला, एल्कीन वाला आउटर एल्कीन। और अगर ये 6.5 से 8.5 होगा तो ये एरोमेटिक वाला हाइड्रोजन मिला आपको, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ये कौन हो गया, ये तो sp2 है देखिए, लेकिन ये ओलिफिनिक है और ये कौन है आपको, एरोमेटिक है। अब यहाँ से आ जाइए C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हो गया आपको, ये भी sp2 है, और ये क्या हो गया, ये वाला हाइड्रोजन का 8.5 से 10.5 के बीच आ गया। और 10.5 से 13 के बीच में कौन आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक याद रखना है 1.5 से 3 का कौन मिला आपको, एक आपको एल्काइन मिला। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको दबा के 10 बार लिखिए, 10 बार में ही आपको याद हो जाएगा, और बस फटाफट से क्वेश्चन लगने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि जब इसमें ऑर्गेनोमेटेलिक वाले पोर्शन को ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको इसके IR के साथ इसके वैल्यूज को मैं शो करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, हमारा केमिकल शिफ्ट का हमने देखा, अब इसको मर्ज करेंगे हम एरिया रेशियो के साथ, एरिया रेशियो सिग्नल के साथ। हम इसे एरिया रेशियो सिग्नल के साथ जब तक मर्ज नहीं करेंगे तब तक बात आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन रुक जाइए, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिना क्वेश्चन किए आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है। देखिए आपके पास CH3 है, CH2 है, O है, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। ठीक है, ये है A, ये है B, ये है C, 3 टाइप के हैं। आपको वैल्यू ढूंढना है कि A का कौन, B का कौन, C का कौन। ठीक है, एक वैल्यू में लेता हूं आपको 0.9, एक वैल्यू लेता हूं मैं आपको 3.2, एक वैल्यू लेता हूं मैं 2.9। आप बताइए इसमें कौन सा वैल्यू किसका है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार बताइए कौन सा वैल्यू किसका है। आपको याद होगा 0.5 से 2 के बीच ये वैल्यू आता है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है तो 2 to 5 का एक वैल्यू हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, नहीं एक वैल्यू यहाँ पर आप ले लीजिए 4.0 ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक वैल्यू ले लीजिए ये वाला भी तो नॉर्मल ही है, ये भी 0.5 से आपको 2 के बीच ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी बढ़ गई है तो ये चला जाएगा थोड़ा 3 तक। ठीक है, अब आप बताइए इसमें कौन सा कहाँ आएगा। आप बोलोगे सर बहुत आसान है सर, ये वाला तो सबसे ज़्यादा है, तो ये होगा A के लिए। सर ये 2 to 5 के बीच है सर, एक ऑक्सीजन डायरेक्ट लगा हुआ है, ये अल्डिहाइड नहीं है, नॉर्मल CH3 है, और CH3 भी कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, वो कार्बन डबल बॉन्ड O से जुड़ गया वो अलग बात है। इसलिए इसका वैल्यू कहाँ चला जाएगा सर, तो इसका वैल्यू थोड़ा चला गया इस जगह पे C। चलो कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 Cl। चलो एक वैल्यू है आपके पास 1.9 और एक वैल्यू है आपके पास
3.8। बताइए कौन किसका है। तो आप कंफर्म बोलोगे सर अगर ये ए है ये बी है तो ये ए के लिए आपको 1.9 हो जाएगा, और बी में CH2Cl एक इलेक्ट्रोनिगेटिव लगा है तो ये सर कौन सा हो गया, बी हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप करते जाइए। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और O CH2 CH3। देखिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। आप ये वाला जो वैल्यू है ये और ये देखिए दोनों बहुत क्या है आपस में, मतलब डिसिल्डेड है, लेकिन इसकी तरफ ऑक्सीजन है इसकी तरफ ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इसका वैल्यू अगर यहाँ पर मान लीजिए ये वैल्यू होता है इसका 1.8, तो इसका वैल्यू आपको लेना होगा लगभग 2, ठीक है। क्यों भाई, इससे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इससे तो ज़्यादा आपको डाउन फील्ड जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचा जा रहा है। इन दोनों की बात कीजिए तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, तो ये मान ले चला जाएगा 2.3 के आसपास, ठीक है। लेकिन ये वाला कौन आ गया, ये O के बगल में आ गया, और अभी जस्ट देखिए हमने कौन बताया था, OCH2 वाला क्या बताया था, ये 4.1 के आसपास आएगा। देखिए हो गए, और देखना है आपको, बात तो समझ में आ रही है ना। देखिए डरिए मत, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, ये सारा खेल आपको समझ में आने लगेगा। देखिए आपका ये सबसे डिसिल्डेड तो ये हो गया, इसका वैल्यू मान लो हम मान लेते हैं यहाँ पर 2। इसके बाद ये OCH2 है, इसका वैल्यू मान लेते हैं हम यहाँ पर लगभग 4.1। ये OCH3 है तो ये वैल्यू मान लेते हैं हम लगभग 3.1, ठीक है। ये आपको क्या करेगा ना, आपको लमसम दे देगा, तो आपको क्या करवाना है, मैच करवाना है इसको। जैसे कि हम बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, CH3 CH2 इस तरह से हमने यहाँ वैल्यू दिया, ध्यान दीजिए 1.8 2.1, ठीक है। और उसके बाद एक वैल्यू आपको दे रहे हैं 3.8। हाँ जी, कौन किसका वैल्यू है जरा बताइए तो आप बोलोगे सर ये सबसे जो है ये वाला सबसे सील्डेड है, तो इस वाले के साथ ये, उसके बाद सर इसका है सर ये, तो ये, और सर ये सबसे डिसील्डेड है सर, तो ये क्या हो गया यहाँ पर इसके साथ मैच कर गया, है कि नहीं, आसान। तो इस तरह से आपको क्या होंगे, केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज को आप यहाँ पर मर्ज करवा सकते हैं। अच्छा जैसे देखिए आपके पास एक बता देता हूँ CHCl3 एक कार्बन है जिसमें एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। इसका वैल्यू आपको लगभग आ जाएगा आपको 7.25 के आसपास, याद रखेंगे, ठीक है। इस टाइप के होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कोई प्लेनर भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 7 to 8 आपको 7.25 हो गया, ठीक है। तो इस पर हम लोग और भी क्वेश्चन अभी करेंगे। सबसे पहले जो है अभी डोंट वरी, भी तो शुरुआत ही किया है मैंने इसका। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया रेशियो सिग्नल, ठीक है। हम यहाँ देखने जा रहे हैं एरिया रेशियो सिग्नल, एकदम आराम से बैठिए, रिलैक्स हो जाइए। हम देखने जा रहे हैं एरिया रेशियो सिग्नल। देखिए एरिया रेशियो सिग्नल कुछ है नहीं बेसिकली, ठीक है। जो एरिया जो है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, और यानी कि एरिया रेशियो की अगर हम बात करें तो ये कुछ नहीं है। एरिया रेशियो यानी कि क्या है, प्रोटॉन का रेशियो, प्रोटॉन रेशियो, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं द एरिया ऑफ सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। सीधी बात है कि जितना अगर ये डायरेक्टली है तो एरिया अगर ज़्यादा करना तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी ज़्यादा रखिए, तो एरिया ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक CH3 है, एक CH2 है, एक Cl है, मान लो इस तरह से, ठीक है। एक CH3 एक CH2 एक Cl है। जब आप ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर गौर से देखिए, जब आप यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो ये पहले क्या है, ये सील्डेड है, तो सील्डेड क्या होगा, ऑफ फील्ड आएगा, और जो डिसील्डेड है वो देखिए बता रहे बच्चे लोग, ये खींच रहा है तो इसका सील्ड खत्म हो गया, तो ये डिसील्डेड हुआ, तो डिसील्डेड कहाँ जाएगा, डाउन फील्ड। तो CH3 3 हाइड्रोजन का वैल्यू यहाँ पे आएगा, गौर से देखिए, एक TMS आएगा, 3 हाइड्रोजन का वैल्यू ये से आएगा, उसका 2 हाइड्रोजन का आना है, 2 हाइड्रोजन का वैल्यू ऐसे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके पास 3 हाइड्रोजन है
और इसके पास क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन है। तो एरिया रेशियो भी तो वही है, 3:2 या 2:3। देखिए इसके 2 हाइड्रोजन, तो एरिया 2 के लायक ही बना। ये 3 है तो 3 के लायक ही बनेगा। क्या समझ सकते हैं ना बात को। चलिए जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया आपको, इसी को आप देखें, सपोज कीजिए कि जैसे आपके पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। इसका एग्जांपल अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ कैसे आएगा भाई, ये 6 हाइड्रोजन का सबसे शिल्डेड है, ये 6 हाइड्रोजन, फिर 2 2 4 हाइड्रोजन, और फिर लास्ट में 1 हाइड्रोजन, और ये तो स्टार्टिंग में TMS होगा ही। तो अगर इस ग्राफ की इसकी बात करें, हम इन पीक्स की बात करें, तो इसका एरिया रेशियो क्या आएगा, जरा गौर से देखिए। तो ये हो गया आपको 6 हाइड्रोजन के लिए, गौर से देखिए, ये 6 हाइड्रोजन, ये क्या हो गया 4 हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया आपको 1 हाइड्रोजन। तो यानी कि आपका यहाँ पर एरिया रेशियो क्या आ गया, 1:4:6। हम सिंप्लीफाइड रखते हैं इसलिए 1:4:6 रखे, लेकिन यहाँ इसको तोड़ के हम कर सकते थे 1:1.5, नहीं कर सकते हैं 2:3 को 1, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड रखना है, हमें एक को 1 ले लेना है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये 2:3 है तो हम इसे 1:1.5 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। चलिए रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी। एक जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि हमने एक एरिया रेशियो लिया 1:1.5:2। तो इसका मतलब हो गया कि 1 को 1 हाइड्रोजन लीजिए, 1.5 की अगर बात करें तो भाई 1.5 हाइड्रोजन तो कुछ होता नहीं है, फिर भी देखिए, और फिर 2 हाइड्रोजन, तो भाई ये तो फ्रैक्शनल आ गया, 1 हाइड्रोजन तो होता नहीं है, तो कभी सबको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। बोलो यही एरिया रेशियो आया ना। इस एरिया रेशियो में ये फिट आ रहा है। चलिए एक एग्जांपल और देखता हूं मैं आपको। अब किसी को फ्रैक्शनल, अब हाइड्रोजन फ्रैक्शनल तो होता नहीं है, जैसे कि हम बात करते हैं 1:2:5:2:2.5:3, ये आपका एरिया रेशियो है। ठीक है, तो एरिया रेशियो को आप क्या करोगे, यहाँ मान लो 1 के लिए 1 हाइड्रोजन, ध्यान दो, आप बनाओ पहले वीडियो को पॉज करो, इसका वैल्यू निकालो कितने कितने हाइड्रोजन आएंगे। किए पॉज, निकाले। चलिए अब मैं निकालता हूँ, देखो 1 के बदले तो 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 फेज में निकालेंगे इसको, 1.25 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2.5 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो भाई मेरे ये इस तो काम तो चलना नहीं है, ठीक है। इसको अगर 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 1.25 जो होगा वो 2.5 हो जाएगा, तो फिर भी 2.5 हाइड्रोजन तो होता नहीं है, इसका मतलब इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो क्या हो गया 4 हाइड्रोजन इस 2, ये क्या हो गया आपको 5 हाइड्रोजन इस 2, 8 हाइड्रोजन इस 2, 10 हाइड्रोजन इस 2, 12 हाइड्रोजन। ये देखिए इस एरिया रेशियो के हिसाब से ये हाइड्रोजन का जो हो गया आपको नंबर यहाँ पर आ गया, है ना। चलिए तो ये भी आ गए। हमने यहाँ पर 3 चीज़ें कर ली। सबसे पहले हमने याद कीजिए, हमने पैरामीटर में सबसे पहले देखा था सिग्नल का नंबर देखा था। उसके बाद हमने फिर क्या देखा, एरिया रेशियो देखा। इससे पहले हमने केमिकल शिफ्ट देख लिया, और उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लिसिटी देखने जा रहे हैं। डोंट वरी, हम इन सबको एक साथ मर्ज करेंगे। ये पैरामीटर है जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक एक करके सबको करेंगे, उसको सबको हम यहाँ पर मर्ज करने वाले हैं, इसलिए डोंट वरी, थोड़ा सा रिलैक्स होकर देखिए। देखिए मल्टीप्लिसिटी क्या है, देखिए मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो ईच प्रोटॉन NMR सिग्नल सोज n+1 मल्टीप्लिसिटी, कि हर एक हाइड्रोजन जो है प्रोटॉन वो क्या करता है n+1 मल्टीप्लिसिटी शो करता है, मल्टीप्लिसिटी शो करता है। जहां n क्या हो गया, तो n हो गया आपको नेबरिंग प्रोटॉन। तो जितने भी हाइड्रोजन हैं, ठीक है, डोंट रिलैक्स हो जाइए, मल्टीप्लिसिटी की बात कर रहे हैं। जितने भी हाइड्रोजन हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो अब यहाँ पर नेबरिंग प्रोटॉन से एक ज़्यादा जो है यहाँ पर अपनी मल्टीप्लिसिटी शो करेंगे। इसका क्या मतलब है,
नॉन सिग्नल पढ़ चुके हैं, एरिया रेशियो पढ़ चुके हैं, केमिकल शिफ्ट पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन, मल्टीप्लिसिटी। सपोज करो कि ये आपके पास एक CH3 है, ये आपके पास एक CH2 है, और ये आपके पास क्या है, Cl है, CH3 CH2 Cl है। अब जरा गौर से देखिए, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अपने बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसके नेबरिंग कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस कार्बन के लिए N+1 कितना हो जाएगा, तो 3+1 = 4। जबकि इस कार्बन के लिए कितना हो जाएगा, N+1, तो इसके बगल वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2+1 = क्या हो जाएगा, 3। यानी ये जो हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन, ये सभी कैसे हैं, ट्रिपलेट है। जबकि ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं, इनका आपको जो है मल्टीप्लिसिटी 4 है, यानी कि ये क्वाड्रेट है। ठीक है, नहीं समझ रहे बात को, रिलैक्स हो जाइए, समझिए बात को। जैसे कि हमने एक एग्जांपल उठाया, CH3 CH Cl CH3, ये एक हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन के सराउंडिंग में इधर 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन का नंबर हो गया N+1, यानी 6+1 = 7, सेप्टेट। जबकि ये 3 दूनी 6 हाइड्रोजन का जो नंबर है, उनके बगल में ये एक ही हाइड्रोजन, गौर से देखिए, इन 6 हाइड्रोजन के बगल में एक ही हाइड्रोजन है, तो इन 6 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, N+1 = 1+1 = 2। आप बोलो सर ठीक है, हमें आपकी बात समझ गया सर, जितना हाइड्रोजन बगल में होगा उसमें 1 जोड़ देंगे हमने, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात समझे आप। तो सर आप करोगे क्या इसका, आपका सवाल ये है कि सर आप कर क्या रहे हो इसका, तो बोले बिल्कुल सही बात, सही सवाल है आपका, करोगे क्या, समझिए। CH3 CH2 Cl है, आपको ये तो दिख रहा है कि 2 हाइड्रोजन जो है वो कैसे हैं, तो उसके लिए 3 1 4, यानी कि क्वाड्रेट नेचर के हैं। ये 3 हाइड्रोजन, इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो 2 1 3, तो 3 हाइड्रोजन के लिए मल्टीप्लिसिटी क्या है, 2 1 3, यानी कि ट्रिपलेट। अब ये हमें ग्राफ में दिखाना है। देखो एक नॉर्मल, अब जब आप NMR मशीनें लोगे पहले ज़माने की, जिनका रिजोल्यूशन कम होता था, मेगाहर्ट्ज कम होता, तो वो मशीनें क्या करती थी ना, वो ज़्यादा मतलब क्लियर नहीं कर पाती थी, जो ग्राफ्स होते थे, पीक्स होते थे, वो क्लियर नहीं कर पाती थी। एक 100 मेगाहर्ट्ज की मशीन, इसको पता है कैसे बनाएगी, एक 100 मेगाहर्ट्ज की मशीन बनाएगी कि भैया देखो ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन क्या है, आपको शिल्डेड है, तो 3 हाइड्रोजन ग्राफ यहाँ बना, और उसके बाद फिर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ग्राफ आपको ऐसा बना, छोटा, एरिया रेशियो कम होगा ना, और ये ग्राफ, और सामने में थोड़ा TMS तो आपको देना ही होगा छोटा सा। लेकिन वही अगर 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन आप यूज़ करते हो, तो ये फिर क्या शो करेगा, ये ऐसे शो करेगा, बोलेगा देखो भाई 3 हाइड्रोजन है, लेकिन वो 3 हाइड्रोजन क्या है, ट्रिपलेट है, तो आपको ट्रिपलेट ऐसे बनाना होगा। देखो छोटा सा TMS दे दिए, उसके बाद यहाँ आए, आपको ट्रिपलेट ऐसे बनाना होगा, देखो ये देखो ट्रिपलेट ऐसे बनेगा। उसके बाद फिर आपको जो ये आया क्वाड्रेट आया 2 हाइड्रोजन का, ठीक है, 2 हाइड्रोजन क्वाड्रेट कैसे बनेगा, जो 2 हाइड्रोजन का एरिया रेशियो तो 3 हाइड्रोजन से कम है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये क्वाड्रेट है, 1 2 3 और 4, दिख रहा है आपको, 4 दिखे, गौर से देखिए तो ये 100 मेगाहर्ट्ज की मशीन ऐसे शो करेगी, जबकि 500 मेगाहर्ट्ज की मशीन इस तरह से शो कर देगी। और यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे अगर मशीनें अच्छी नहीं है, हमारी मशीनें हाई कॉन्ट्रास्ट की नहीं है, तो हमारे जो ग्राफ्स होते हैं, जो पीक्स होते हैं, वो हमारे क्लियर नहीं आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो मशीनें हैं वो अच्छी क्वालिटी की हो, उनकी जो कॉन्ट्रास्ट हो, उनका मेगाहर्ट्ज हो, वो ज़्यादा हो। CH3 Cl CH3, इसको ज़रा बनाइए। देखिए ये 1 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, तो 1 हाइड्रोजन के लिए आपको कौन है, सेप्टेट है, देखिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ 6 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, आपको डबलेट हो गया, क्योंकि 1 हाइड्रोजन तो 1 + 1 2, तो डबलेट हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो शिल्डेड को ही लिखना है, तो देखिए ये TMS 6 हाइड्रोजन का डबलेट होगा, तो डबलेट होगा तो बराबर होगा डबलेट आपस में, 6 हाइड्रोजन का डबलेट ऐसा बना। और उसके बाद फिर 1 हाइड्रोजन का क्या बना, सेप्टेट बना, तो दूर जाइए, तो 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट कैसा बनता है, देखिए तो 7 आए इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बना आपको इसके लिए 6 हाइड्रोजन का डबलेट बना, और ये क्या बना, 1 हाइड्रोजन का सेप्टेट बना, ठीक है। तो इस
तरह से हम क्या करते हैं, एरिया रेशियो, सिग्नल और जो है आपको जो हमारे केमिकल शिफ्ट, इन सब को मिलाकर हम यहाँ पर ग्राफ बनाने में यूज करते हैं। डोंट वरी, हम इसको सीखेंगे और इस पे बड़े बड़े क्वेश्चंस लगाएंगे जब हमारे पास सारी इसके पैरामीटर्स का जो होगा हमारे पास नॉलेज होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी, विदाउट पैरामीटर के नॉलेज के आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। देखिए एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो है ना, ये नेबरर एटम में क्या होता है कि नेबरर एटम मतलब पास के 1 2 3 बॉन्ड डिस्टेंस पहले भी हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि बगल वाला हो। ठीक है, जो नेबरिंग प्रोटॉन जो है, नेबरिंग प्रोटॉन may be present at first, second, third बॉन्ड पोजीशन, कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड बॉन्ड पोजीशन तक यूज हो सकता है। कुछ केसेस में, इन सम केसेस, फोर्थ एंड फिफ्थ bond also coupled, called long range coupling, long range coupling। कि कुछ केसेस में क्या होता है ना कि ये कपलिंग चौथे पांचवें बॉन्ड तक चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज कपलिंग। लेकिन जनरली हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड बॉन्ड पोजीशन तक को ही कपल करते हैं। ठीक है, और उससे ज्यादा कपलिंग होगी तो उसको बोलेंगे हम लॉन्ग रेंज कपलिंग। ठीक है, चलो जैसे कि एक एग्जाम्पल उठाते हैं, अब हम लोग रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, अब एकदम रिलैक्स हो जाइए। एक एग्जांपल है आपके पास Cl Cl H C H H Br। सबसे पहले भाई मेरे एरिया रेशियो निकालो, एरिया रेशियो निकालो। देखो हम एक काम करते हैं, देखते हैं भैया ये कौन, ये हाइड्रोजन है और ये दो हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ये हाइड्रोजन डीसिल्डेड है, मतलब इस तरफ आएगा, और ये हाइड्रोजन सिल्ड। भाई सब सोचो ना, इस पे 2 क्लोरीन है तो ज़्यादा खींच रहा है, यहाँ 1 ब्रोमीन है तो इससे कम खींच रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन डीसिल्डेड, और ये हाइड्रोजन क्या हो गया उसके कंपेयर में सिल्डेड, तो ये डीसिल्डेड और ये सिल्डेड, इसलिए डीसिल्डेड को पहले रखेंगे। डीसिल्डेड कितना है हमारे पास 1 और सिल्डेड कितना है हमारे पास 2। ठीक है, देखो डीसिल्डेड 1 और सिल्डेड क्या हो गया हमारे पास 2, तो एरिया रेशियो कितना हो गया हमारे पास 1:2। सिग्नल कितने मिले, तो बस 2 ही सिग्नल तो मिला, एक सिग्नल इसका मिलेगा और एक ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर एक सिग्नल देगा। अरे भाई ये दोनों हाइड्रोजन का सिग्नल एक ही होगा ना, क्योंकि तो sp3 है, घूम रहा है, कंफर्मेशन हो रहा है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम है, तो सेम का सेम सिग्नल, इसका एक सिग्नल, तो सिग्नल कितने हो गए 2। चलो इसके बाद केमिकल शिफ्ट की अगर बात करें, केमिकल शिफ्ट किसका ज़्यादा है, तो आपको पता चलेगा कि केमिकल शिफ्ट जो है ये वाले का, अगर इस हाइड्रोजन को A मानते हैं और इस हाइड्रोजन को B मानते हैं, तो हाइड्रोजन A का केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होगा, क्या हो गया, बी वाले हाइड्रोजन से। क्यों, क्योंकि इसको 2 क्लोरीन मिलकर खींच रहा है, इसमें 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे, जबकि इस वाले कार्बन पे 1 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा, इसका केमिकल शिफ्ट ज़्यादा हो गया और इसका केमिकल शिफ्ट क्या हो गया यहाँ पर आपको कम हो गया। अच्छा ठीक है, देखो एरिया रेशियो देख लिया, सिग्नल देख लिया, केमिकल शिफ्ट देख लिया, अब इसकी मल्टीप्लिसिटी पे आओ। अरे भाई मेरे 4 पैरामीटर अभी तक हमने पढ़े हैं, तो चारों की बात करोगे ना, तो चौथा पैरामीटर क्या है इसकी मल्टीप्लिसिटी। देखो ना, एक एरिया रेशियो, दूसरा सिग्नल, तीसरा केमिकल शिफ्ट और चौथा क्या हो गया मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी की अगर मैटर की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ए, यानी एक हाइड्रोजन ए है, इसकी मल्टीप्लिसिटी बगल वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, मतलब इसका मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। जबकि ये जो 2 हाइड्रोजन है बी वाले, 2 हाइड्रोजन जो बी वाले हैं, इसके बगल वाले कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, देखो, और अगर एक हाइड्रोजन है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 1 + 1 = 2, यानी कि डबलेट। तो इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाना हो आपको, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो ये हो गया सिल्डेड ये वाला, तो HB, तो 2 हाइड्रोजन के लिए बन रहा है डबलेट, 2 हाइड्रोजन के लिए बन रहा है डबलेट, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ तो TMH दे दो, फिर 2 हाइड्रोजन के लिए डबलेट, थोड़ा बड़ा कर दो, 2 हाइड्रोजन के लिए डबलेट, और फिर 1 हाइड्रोजन के लिए ट्रिपलेट, तो 1 हाइड्रोजन का एरिया से वैसे भी तो कम है, छोटा ही बनेगा ना, ये देखो। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका ग्राफ बन के यहाँ पर रेडी हो गया, इस तरह से आपके पिक्स बन के यहाँ पर रेडी हो गए। आई बात समझ में, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आपको समझ में तो आ रही है ना बात, आपको समझ में और कुछ भी आने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका प्रॉपर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ये देखिए CH3 CH2Cl, ठीक है,
भाई इसमें क्या बताऊं, इसमें सबसे पहले एरिया रेशियो कितना है भाई, ये 2 है ये 3 है, ठीक है, ये क्या हो गया 2 है और ये क्या है 3 है, तो 2:3 ले लीजिए या इसको 1:1.5 ले सकते हैं, बट ये डिसील्डेड है ना, इधर होगा और ये सील्डेड है उधर होगा। अच्छा सिग्नल कितने आएंगे, तो भैया सिग्नल 2 ही आने हैं। अच्छा ठीक है, मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, मल्टीप्लिसिटी तो देखो ना, ये 3 हाइड्रोजन के लिए ट्रिपलेट होगा, 3 हाइड्रोजन के लिए क्या होगा आपको ट्रिपलेट, और ये 2 हाइड्रोजन के लिए क्या होगा क्वाड्रेट। और एक कौन है आपको क्या देखा एरिया जैसे केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट, केमिकल शिफ्ट आपको एग्जैक्ट नहीं पता होना चाहिए, वो आपको ये पता होना चाहिए किसका ज़्यादा किसका कम। तो आपको पता है कि ये CH2 वाले का ज़्यादा होगा और CH3 वाले का क्या होगा कम होगा। अब ग्राफ बनाइए, देखो ये 2 है, 2 कम है, 3 ज़्यादा है, मतलब ये सील्डेड है, तो सील्डेड के लिए क्या हो गया, देखो सील्डेड के लिए ट्रिपलेट हो गया, यानी कि ये आपको TMS, तो ये ट्रिपलेट 1 2 3 3 हाइड्रोजन था, और अब आइए 2 हाइड्रोजन का, ये 2 हाइड्रोजन क्या हो गया तो क्वाड्रेट हो गया, 2 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट कैसा हो गया 1 2 3 4, ये देखो आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इनके भी जो एग्जाम्पल थे उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल उठाते हैं CH3 CH Cl CH3, हमें चारों पैरामीटर यहाँ यूज करने हैं, ठीक है, हमें यहाँ चारों पैरामीटर यूज करने हैं, हम डायरेक्ट बनाते हैं ग्राफ, अब हम लिखने नहीं जा रहे। अब आप तेज हो चुके हैं, देखो 3 3 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया 1 है, तो 2 मतलब हो गया 1 + n 1 + 2 यानी कि 1 + 1 2, तो 6 हाइड्रोजन का डबलेट मिला आपको, देखो ये TMS 6 हाइड्रोजन का डबलेट, ठीक है, डबलेट तो बराबर होगा, अरे भाई डबलेट होगा तो बराबर होगा, ट्रिपलेट होगा तो एक बीच में होगा ऐसे होगा, क्वार्टेट होगा तो ऐसे होगा, पेंटेट होगा तो ऐसे होगा, तो नॉर्मल सी बात है। हेक्सेन आपको सेक्सटेट होगा तो ऐसे होगा, सेप्टेट होगा तो ऐसे होगा, ये देखो, ठीक है। चलिए ये तो बच्चों वाली बात है, तो 6 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया डबलेट हो गया, और ये 1 हाइड्रोजन के लिए सेप्टेट हो गया, तो 1 हाइड्रोजन के लिए सेप्टेट है, यानी 3 3 6 1 7, तो 1 हाइड्रोजन के लिए सेप्टेट है, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया सेप्टेट हो गया, यानी कि इससे छोटा ही होगा, क्योंकि इसका एरिया रेशियो इससे क्या होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि 1 हाइड्रोजन है यहाँ 6 हाइड्रोजन है, इसके हिसाब से ये इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये इसके हिसाब से एरिया रेशियो को मेंटेन कर सके, आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल और उठाते हैं, CH Cl2 और CH2Br। अच्छा इसको तुमने भी बना ही लिया, ठीक है, इसको तुमने बना ही लिया, कैसे बनाया था भाई, ये गौर से देखो, ये 1 हाइड्रोजन है, ये इधर होगा और ये वाला 2 हाइड्रोजन इधर होगा, तो 2 हाइड्रोजन का क्या हो गया 2 हाइड्रोजन डबल, ये 2 हाइड्रोजन डबलेट है, तो 2 हाइड्रोजन डबलेट है, तो ये TMS 2 हाइड्रोजन का डबलेट बना दीजिए, और यहाँ 1 हाइड्रोजन का क्या हो गया 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट बनेगा, तो 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, 1 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट ऐसे बनेगा, ये देखो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ग्राफ बनाने पे आपको ध्यान रखना है, आगे बात समझ में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक एग्जांपल है, अभी जस्ट हमने लिया CH3 CH2 Cl, ठीक है, आपको मैंने सिखाया कि भाई साहब ये देखो ये 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन इसके कारण क्या होंगे ट्रिपलेट होंगे, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन है, ये इसके कारण क्या होंगे क्वार्टेट होंगे। आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात तो आपकी मान गए सर कि n+1 का वैल्यू था, ये बात चलो आपने बता दिया, लेकिन सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि ये हुआ कैसे। मैं बस वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात बस ना लगे सर ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, एक n+1 का फॉर्मूला बता दिया, सर ने अपनी काम खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है, मैं आपको इसी को डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखो जैसे कि इस बात पे आ जाओ, इस 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट से मतलब, लेकिन ट्रिपलेट हुआ किसके कारण, इसके कारण ना, ये 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट है, लेकिन किसके कारण, इस 2 हाइड्रोजन के कारण, ये 2 हाइड्रोजन का 2+1 यानी ट्रिपलेट हुआ, तो उसका ट्रिपलेट ये हुआ, तो CH3 का ट्रिपलेट बिहेवियर CH2 के कारण है, तो हम CH2 में ढूंढेंगे कि ये ट्रिपलेट कैसे हो रहा है। देखो इतना तो पता है कि CH2 में 2 प्रोटॉन है, देखो ध्यान दो
कि CH2 जो है, CH2 के पास क्या है, 2 प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, देखो एक तरीका है कि हम दोनों प्रोटॉन के स्पिन को ऊपर रख दें, एक तरीका है कि दोनों के प्रोटॉन के स्पिन को हम इस तरह रख दें, और एक तरीका है कि दोनों प्रोटॉन के स्पिन को हम नीचे की तरफ रख दें। अगर दोनों प्रोटॉन के स्पिन को ऊपर रखें तो +12 देखो +12 यानी कि +1। अगर इसको हम इस तरह रखें तो ये क्या हो गया, +12 -12 यानी कि 0, और इस तरह रखें तो +12 -12 यानी कि क्या हो गया, -1। तो देखो CH2 में 2 प्रोटॉन है और 2 प्रोटॉन को हमारे पास रखने का 3 तरीका है, +12 माइनस, अरे को पता है ऐसे होता है तो +12, ऐसे होगा तो -12, स्पिन तो आप बचपन में पढ़े ही हो, ऐसे होगा तो +12 स्पिन और ऐसे होगा तो -12 स्पिन। और भाई साहब हम पढ़ क्या रहे हैं, हमने तो मतलब टॉपिक की शुरुआत ही की है स्पिन नंबर से, और प्रोटॉन है चाहे न्यूक्लियन है जो भी है, इस तरह खड़ा है तो +7, इस तरह खड़ा है तो क्या हो गया, -7। तो इसका मतलब कि ये CH2 के पास जो 2 प्रोटॉन थे उन्होंने 3 यहाँ पर क्या किया, 3 डीजेनरेसी यहाँ पर शो की, जिसके कारण कि क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। आप लोग सीखे, इसका मतलब सर 2 हाइड्रोजन के लिए जो 3 है तो इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन जो क्वार्टेट है उसकी वजह ये तीनों है, मैंने बोला एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। तो ये 3 हाइड्रोजन हमें क्वार्टेट ढूंढना है, बिल्कुल ढूंढ लेंगे भाई। 3 हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, ठीक है, इनमें हमें क्या ढूंढना है, क्वार्टेट ढूंढना है। देखो कैसे ढूंढेंगे भाई क्वार्टेट, तो एक काम करें, सबसे पहले तो तीनों को खड़ा कर दो सीधा, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, तीनों को यहाँ पर इस तरह से खड़ा कर दिया। अच्छा, तो ये तीनों मिला के क्या हो गया, +12 यानी +3/2। ध्यान दो क्या हो गया, +3/2। अब थोड़ा नीचे चलो, अगर +3/2 लिया है तो +3/2 से थोड़ा नीचे जाओगे तो क्या होगा, एक नीचे जाओ स्पिन तो ये +12 मिलेगा। देखो तो ये कैसे कैसे होता है, देखो 2 को सीधा इस तरह खड़ा करो, ठीक है, और 1 को नीचे कर दो। फिर क्या करो, इस बार इसको सीधा रखो, इसको सीधा रखो, बीच वाले को उल्टा कर दो। फिर एक बार क्या करो कि पहले वाले को उल्टा करो और बाद वाले दोनों को सीधा कर दो। गौर से देखो, मैंने पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा हूँ, देखो +12 +12 -12 +12 -12 +12 -12 +12 +12, इन तीनों ही केसेस में अगर तीनों को प्रोटॉन को जिस तरह भी रखा जाए इनके न्यूक्लियॉन्स को, तो वो कितना आएगा, वो +12 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नीचे चलो कि क्या इसको 0 किया जा सकता है, तो भैया पॉसिबल ही नहीं है 0 करना, क्योंकि 3 है। अगर 2 को +12 रखोगे, 1 को -12 रखोगे, चाहे 1 को +12 रखोगे, 2 को -12 रखो, तब भी 0 होगा, तो भाई 0 होगा ही नहीं, तो यहाँ 0 तो खैर आएगा ही नहीं। लेकिन हम +3/2 से 1 नीचे है +12 पे, हम इसे नीचे -12 पे जरूर आ सकते हैं, यानी कि इस तरह से कर सकते हैं। गौर से देखो, ये सीधा उल्टा उल्टा, ठीक है, ये उल्टा, ठीक है, ये उल्टा और ये सीधा, और क्या कर रहे हैं भाई, ये उल्टा, ये उल्टा और ये सीधा। देखो आप देख लो, +12 -12 -12 -12 -12 +12 -12 +12 -12, ये तीनों केस में क्या हो गए, -1/2 हो गए। और एक कौन आ गया हमारे पास, एक आ गया -3/2, तो -3/2 के लिए तो आप इस तरह कर दो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है इसके लिए, वो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि ये 3 हाइड्रोजन क्वार्टेट क्यों शो करता है। अगर क्वार्टेट शो भी कर रहा है तो इसका एरिया रेशियो कितना है, तो 1, देखो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, फिर 3 पॉसिबिलिटी है और फिर 1 पॉसिबिलिटी है। अब आप यहाँ देखिए, ये ट्रिपलेट वाले का एरिया रेशियो कितना आ गया, 1:2। अच्छा इसमें भी देखिए गौर से, इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये था, एक पॉसिबिलिटी में ये भी तो हो सकता है ना। देखिए जब दोनों सीधे हैं दोनों उल्टे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, एक ये भी तो कर सकते हैं, इसको उल्टा इसको सीधा। तो इसका एरिया रेशियो कितना है भाई, गौर से देखिए, इसका एरिया रेशियो कितना आ गया, ये वाले का, इसका एरिया रेशियो है 1:2। देखो 2 पॉसिबिलिटी है, 2:1। इसका मतलब है कि अगर आपको क्वार्टेट का फिगर बनाना, क्वार्टेट का ग्राफ बनाना, तो क्वार्टेट का ग्राफ ऐसा बनेगा, 1 गुना, फिर 3 गुना, फिर 3 गुना, फिर 1 गुना और ये ऐसे, यानी कि ये 1 है, ये 3 है, ये 3 गुना बढ़ा, फिर ये 1 टाइम बढ़ा है। जबकि ट्रिपलेट बनाना हो आपको, तो ट्रिपलेट कैसे बनेगा, 1, इसका 2 गुना, फिर ऐसे। लेकिन क्वार्टेट में ये ज़्यादा होगा। अच्छा रुक जाओ, फिर रिलैक्स हो जाओ। तो इस तरह से आपको ये बात समझ में आ गई, मिटाऊँ इसको, ठीक। देखिए तो ये बात आपको, मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है, कि हमने यहाँ पर किस तरह से किया, तो ये आपको समझ में आ गई। तो आपको ये समझ में आया कि ट्रिपलेट की बात अगर की जाएगी तो 1:2:1 आएगा,
क्वार्टेट की बात की जाएगी तो 1:3:3:1 ये रेशियो यहाँ पर आपको आ जाना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसी तरह से अगर जो हमने क्वार्टेट ट्रिपलेट देख लिया, क्वार्टेट देख लिया, और सर आप बोलोगे सर डबलेट के बारे में बताओ, सर हमें डबलेट के बारे में बता दो कि डबलेट 1:1 का रेशियो क्यों है, आपने जब डबलेट बनाते हो तो ऐसे क्यों बनाते हो, डबलेट ऐसे क्यों नहीं बनाते हो। हम लोग ठीक है भाई, ये भी बात समझ लो कि डबलेट का रेशियो इक्वल क्यों होता है। देखो सपोज करो कि ये CH है, भाई मेरे यही ना डबलेट की रीजन है, कोई भी इसके बगल में होगा तो एक हाइड्रोजन है, N+1 करेगा तो एक हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो भैया एक ही हाइड्रोजन या तो ऊपर रखो या तो नीचे रखो, ऐसे तो ऊपर रखोगे तो प्लस, आप नीचे रखोगे तो माइनस, आप दो ही आया ना 1:1। इसका मतलब क्या हो गया, एरिया जो इस तरह आएगा वो बराबर आएगा। आप बोलोगे सर एक और बता दो, सर हमें एक हमें बता दो, जैसे आपने 1 का बताया, 2 का बताया, 3 का बताया, एक हम बोलो सर 4 का बता दो सर। ठीक है, हमें 4, अच्छा 4 भी बता चुके हैं, एक हम बोलो सर 5 का बता दो। ठीक है, या 5 का बताएंगे तो भाई 5 के लिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5 कैसे आएगा, जैसे ये CH Cl, ये CH2, ये CH2, इसी केस में ना ये क्या आएगा, 2 2 4 आ गए, तो 4 1 5 हो गए तो पेंटेट हो गए। तो पेंटेट हो गया तो पेंटेट के लिए 5 ग्राफ कैसे आएंगे, तो भैया हमारे पास 4 हैं, आप 4 को सजा के रखो तो आपको 1 2 3 4 5 करके आ जाएंगे, जैसे अभी तक आए वैसे आगे भी आ जाएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात अब यहाँ पर नहीं रह गई, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, वो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरह से हम समझ गए कि भाई हमें यहाँ पर जो है किसका क्या करना है। सपोज कीजिए कि आपके पास दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, तो भैया जितने 6 हाइड्रोजन, 3 3 6, ये 6 हाइड्रोजन क्या हो गए, 1 1 2, तो डबलेट हो गए, यानी कि डबलेट। जबकि जो जितने भी 2 हाइड्रोजन है हमारे पास ये, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गए, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, क्वार्टेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आपको क्वार्टेट हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, गौर से देखो 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 हाइड्रोजन कितने हो गए भाई, तो सभी के बगल में 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन तो क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया, 2 1 3 ट्रिपलेट। अच्छा देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन सभी के पास में 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, ये क्वाड्रेट हो गया। देखो, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिसिटी है वो यहाँ निकल कर सामने आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हमने जैसे देखा अभी सिगलेट के लिए, ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर लेते हैं हम मल्टीप्लिसिटी, और यहाँ लेते हैं हम लोग इसका इंटेंसिटी रेशियो। अगर नंबर प्रोटॉन 0 है तो मल्टीप्लिसिटी तो सिंगलेट होगा। ठीक है, क्या होगा, अरे भाई जब है ही नहीं हाइड्रोजन तो 0 + 1 करोगे तो क्या होगा, सिंगलेट ही तो होगा। तो सिंगलेट है तो 1, इंटेंसिटी रेशियो क्या हो गया भैया, इंटेंसिटी रेशियो 1 आ गया। अच्छा नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 ले लो, नंबर प्रोटॉन 1 ले लो, तब ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि डबलेट। अगर डबलेट हो गया तो क्या हो गया 1:1, देखो। अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 2 ले लिए तो क्या हो गया 3, तो क्या हो गया ट्रिपलेट। तो 3 के लिए क्या होगा 1:2:1, अभी हमने जस्ट देखा। अच्छा 3 हाइड्रोजन ले लो, तो 3 हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लिसिटी 4 हो जाएगा, क्वाड्रेट। अगर क्वाड्रेट हो जाएगा तो क्या देखा 1:3:3:1, यही देखा ना। अच्छा ठीक है, अगर 4 ले लो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा पेंटेट, या जो क्विंटेट कहा जाएगा, पेंटेट बोलो या क्विंटेट बोलो, तो ये क्या हो जाएगा 1:4:6:4:1 आ जाएगा। 5 ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक्सटेट हो जाएगा, तो यानी 6। तो ये कैसा हो जाएगा 1:5:10:10:5:1। इसमें भी एक झोल है, इसमें एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर है जो आपको समझना चाहिए, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो ना नंबर ऑफ प्रोटॉन ये रहे, ये उसकी मल्टीप्लिसिटी रही, और ये इंटेंसिटी रेशियो रहा। इंटेंसिटी रेशियो को दोबारा से लिखने जा रहे तो आपको एक बहुत बड़ी बात आपको समझ में आएगी, एक आपको जो है ना पैटर्न दिख जाएगा जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो इंटेंसिटी रेशियो जब 1 था, मतलब जब मल्टीप्लिसिटी 1 थी तो ये 1 था, जब 2 हुए तो ऐसा हो गया, जब 3 हुए तो ऐसा हो गया। देखो
जब 4 हुए तो ऐसा हो गया, ठीक है। जब 5 हुआ तो ऐसा हो गया 1:4:6:4:1। जब ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, अच्छा 6 में आ जाइए, क्या हो गया 1:5:10:10:5:1। क्या आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पर? गौर से देखिए जरा, बताइए क्या कोई आपको पैटर्न नजर आ रहा है? तो बिल्कुल यहाँ पर एक पैटर्न है, देखिए देखिए 1 2 1। देखिए यहाँ पर गैप क्या था, 0 गैप था। यहाँ पर गैप है ही नहीं, नन। यहाँ 0 का गैप था। यहाँ गैप कितने का था भाई, 1 का गैप था। यहाँ कितने गैप आ गया, 2 का गैप आ गया। यहाँ गौर से देखिए स्टार्टिंग में कितने गैप आ गया आपको, तो 3 का गैप आ गया। यहाँ गैप कितने का आ गया, गौर से देखिए, तो 4 का गैप आ गया। गौर से देखिए ना। इसी तरह से अगर आपको सेक्टेड के लिए लेना होगा तो क्या लेना होगा 1:2, ये 4 का गैप है तो 5 का गैप होगा, तो 1:6। इस तरह से आपकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर, आप इसको देखिए तो आपको यहाँ पर पैटर्न आपको यहाँ पर नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए देखिए ये 1:5:10:10:5:1 है। ये देखिए 1:1 1:2। तो इस तरह से आपको पैटर्न यहाँ पर आपको नजर आना शुरू हो गया कि यहाँ पर 0 गैप, यहाँ 1 गैप, यहाँ 2 गैप, यहाँ 3 गैप, यहाँ 4 गैप। तो इसके बिहाफ पे आप इंटेंसिटी रेशियो को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पर उठाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि हम कुछ कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है। कंसीडर नंबर ऑफ कंपाउंड। हम आपको जो है सिंगली आपको हम इसका क्या करेंगे कि हम आपको सिग्नल देंगे, ठीक है। और उस सिग्नल के बिहाफ पे आपको जो है उसके स्ट्रक्चर को, सेगमेंट को लेके कुछ कंपाउंड बनाने हैं। मैं पहले खुद ही दिखाता हूँ आपको कि जैसे मैं आपको एक डबलेट लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक सिग्नल लेता हूँ डबलेट, सिर्फ सिग्नल एक लूंगा डबलेट। तो अगर डबलेट का सिग्नल कब आएगा, जब इस तरह से आएगा यहाँ पर, ठीक है। डबलेट का सिग्नल तभी आएगा जब यहाँ पर इस तरह का आ जाए, ठीक है, तभी वो डबलेट का सिग्नल आएगा। इसके बगल में एक सिग्नल आएगा जो मैं लूंगा ट्रिपलेट, ठीक है। एक साथ डबलेट और ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो ले रहा हूँ डबलेट और ट्रिपलेट का। तो डबलेट और ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन तभी आ सकता है जब डबलेट के लिए इसको यूज किया जाए और ट्रिपलेट के लिए आपको इसको यूज किया जाए। देखो, है ना, ट्रिपलेट के लिए इसको यूज किया जाए। तो स्ट्रक्चरल सेगमेंट क्या हो गया, मतलब कि वो टुकड़ा जिसपे आपका स्ट्रक्चर बनता हो वो क्या हो गया, तो आपका ये स्ट्रक्चरल सेगमेंट ऐसा आ जाएगा। ध्यान दीजिए, तो आपका स्ट्रक्चरल सेगमेंट ये ऐसा आ गया। गौर से देखिए, इसमें आपको डबलेट भी मिल जाएगा और इसी सेगमेंट में आपको ट्रिपलेट भी मिल जाएगा। अब आपको इससे कुछ स्ट्रक्चर प्रपोज करने हैं। इस पर क्या करना, कुछ स्ट्रक्चर प्रपोज करने। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर प्रपोज करके आपको यहाँ दिखाता हूँ कि स्ट्रक्चर प्रपोज कैसे करेंगे। देखिए एक एग्जांपल हम जैसे ले सकते हैं, देखो CH2 है, यहाँ पर CH है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है इसको एक Cl लगा देते हैं और यहाँ पर एक और Cl लगा देते हैं और यहाँ पर एक Cl लगा दिए। देखो एक कंपाउंड प्रपोज हुआ कि जहाँ पर क्या हो गया, इस दो के लिए ये डबलेट हो गया और एक के लिए क्या हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया। समझ रहे बात को? चलो एक एग्जांपल और उठाते हैं, जैसे कि इसको ऐसे ले CH2 CH, एक Cl लगा दो, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दो। अब CH2 मत लगा देना आप, नहीं तो फिर वो उसका एक अलग सेगमेंट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्या करो, O, यहाँ CH2 C, यहाँ पर क्या हो गया H, ऐसे लो, यहाँ पर आप NO2 लगा दो, कुछ और लगा दो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरह का सेगमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। एक और ले लो, जैसे CH2 C और यहाँ से देखो C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पर Cl लगा दो। देखो ये CH भी आया और उसके ऊपर में CH2 भी आया। तो एक सिग्नल हमने लिया डबलेट, एक सिग्नल लिया ट्रिपलेट, यानी कि इसको और इसको जोड़ दिए सेगमेंट बना। और इस सेगमेंट के बिहाफ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं जिनमें फ्यू ऑफ दिस दिए हुए हैं। चलिए इसको ये बेटर ये होता है कि आप मेरे सामने करते और मैं आपको एक क्वेश्चन के आंसर चेक करता, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन क्लास में, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, सिग्नल नंबर 1 लेते हैं, सिग्नल नंबर 1 लेते हैं डबलेट और सिग्नल नंबर 2 लेते हैं हम क्वाड्रेट। आप सबसे पहले इसका सेगमेंट तैयार कीजिए, स्ट्रक्चरल सेगमेंट, इसका स्ट्रक्चरल सेगमेंट तैयार कीजिए।
तो भाई डबलेट है तो डबलेट के लिए तो क्या लेना होगा हमें, ये एस लेना होगा, सी एच ये लेना होगा ना, और क्वार्टेट के लिए क्या लेना होगा हमें, इस तरह लेना होगा। और स्ट्रक्चर सेगमेंट क्या हो जाएगा हमारा, तो सी एच CH3। आप समझ तो रहे हैं इस बात को कैसे बढ़ाइए। अरे भाई मेरे, हमने दो सिग्नल यूज किया, एक सिग्नल जो है हमारे पास इसके लिए आया और एक सिग्नल जो है हमारे पास इसके लिए आया, ठीक है। एक सेकंड। तो एक सिग्नल इसके लिए आया और एक सिग्नल हमारा इसके लिए आया। अब हमारे पास अगर दो सिग्नल, तो सिग्नल के जो सेगमेंट आ गए वो इस तरह के आ गए। अब आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला सबसे आसान स्ट्रक्चर तो यही है, CH3 CH Cl2, सबसे आसान। CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 CH और यहाँ पर Cl, यहाँ Br। ये सब तो इजी वाले हो गए, चलो थोड़े से डिफिकल्ट वाले बनाते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, देखो तो हुआ कि नहीं हुआ, अरे भाई मेरे देखो ना, हुआ कि नहीं हुआ, यही सेगमेंट आया ना। देखो मैंने कहा कि ये आपको पाई नहीं हो सकते ये वाला दोनों बॉन्ड, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, तो देखो ये वाला बना दिया। जैसे आप एक काम करो, CH3 CH Cl O CH Cl और यहाँ पे CH3, देखो है ना, सेगमेंट रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये वाला सेगमेंट भी यहाँ पर बना लिया। चलिए देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं, आप इसको चेक करते जाइए। एक सिग्नल लेते हैं हम डबलेट और एक और सिग्नल लेते हैं डबलेट। तो भाई डबलेट डबलेट के दो सिग्नल के कॉम्बो लिए, डबलेट के लिए ऐसे आ जाएगा और एक और डबलेट के लिए ऐसे ही आएगा, तो ये उसका सेगमेंट हो गया। अब इसी में आप एग्जाम्पल लगाइए, तो Cl CH Cl CH Cl Cl, देखो है कि नहीं, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसका मतलब आपको ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो एक ही हो जाना है वो, तो अलग कीजिए। देखो Cl CH Br C डबल बॉन्ड OH, देखो है कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनके सेगमेंट के बिहाफ पे आप इनके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों साइड सेम मत लगा देना, अदरवाइज वो तो गलत हो जाएगा फिर। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं ट्रिपलेट, एक लेते हैं क्वार्टेट, ठीक है। इसका सेगमेंट कैसा हो जाएगा, सबसे पहले सेगमेंट निकालना सीख लोगे तो बाकी सब सीख जाओगे। इसका सेगमेंट कैसा होगा, तो सर ट्रिपलेट के लिए तो ऐसा होगा सर CH2 और क्वार्टेट के लिए सर ऐसा होगा CH3, तो इन दोनों को मिला दो तो कैसा बना CH2 CH3। अरे भाई साहब कितना आसान है, Cl CH2 CH3, OH नहीं, OH नहीं, NO2 CH2 CH3, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि Br CH2 CH3, लेकिन ये इजी वाले थे, थोड़ा अलग वाले बनाइए। ये CH3 CH2 O CH2 CH3, है कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि इन दोनों को मिला के आपने सेगमेंट बनाए और आपने इस तरह से इसका अलग कंपाउंड बना दिया। चलो हम लेते हैं ट्रिपलेट प्लस ट्रिपलेट। अरे भैया ट्रिपलेट के लिए CH2, एक और ट्रिपलेट के लिए एक और CH2, ठीक है। तो यानी कि हमारा सेगमेंट ये आया CH2 CH2, लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग हैं तो हमें दोनों के अलग अलग लगाने होंगे, ठीक है। जैसे देखो इसको बनाओ O डबल बॉन्ड ऐसे 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 ऐसे, देखो है ना, देखो ना CH2 CH2 ही है लेकिन अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग दोनों साइड अलग अलग, ये अलग है और ये वाला अलग है। एक और बनाओ, जैसे ये देखो, गौर से देखो ये हुआ क्या, इसमें आपको जो CH2 CH2 है, गौर से देखो ये CH2 CH2, ये दोनों रिपीट तो हो रहे हैं, गौर से देखो नहीं हो रहा रिपीट दोनों। चलो जैसे हम देखते हैं यहाँ पर देखिए ये ऐसे यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ O, देखो तो CH2 यहाँ पर देखो CH2 CH2 रिपीट तो हो रहा है यहाँ पर, इस साइड ऑक्सीजन लगा, इस साइड C डबल बॉन्ड O लगा। चलो ठीक है, एक और देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है। हम सेगमेंट तैयार कर रहे हैं, सेगमेंट तैयार करके उनके क्वेश्चन लगा रहे हैं। पता है इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम आपको सामने बैठे होते हम आपस में और फिर साथ में करते। देखो ये सेप्टेट है, डबलेट, डबलेट कैसा होता है भाई, तो डबलेट के लिए ऐसा चाहिए, और सेप्टेट के लिए कैसा चाहिए था, तो सेप्टेट के लिए ऐसा चाहिए था, ऐसा। तो सेप्टेट फिर कैसा हो जाएगा, फिर गौर से देखो ऐसा सेगमेंट तैयार कर लो, CH CH3
CH3 और ये, अब लगाओ ना जो लगाना है, क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, जो भी लगाना है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये अलग है, तो इसके लिए सेप्टेट, ये दोनों 6 दूनी 7, 3 दूनी 6, एक 7 हो गया, तो सेप्टेट, और ये एक था तो क्या हो गया ये डबलेट। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसी को रिपीट कर दो सबसे पहला, सबसे इजीली तो इसी को रिपीट कर दो। उसके बाद यहाँ क्लोरीन लगा दो, ब्रोमीन लगा दो, कुछ भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर इस तरह के सेगमेंट से आपके स्ट्रक्चर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये एग्जाम में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए जैसे ट्रिपलेट और क्वाड्रेट है, ट्रिपलेट और क्वाड्रेट, ट्रिपलेट कैसे के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट के लिए आपको ऐसे हो जाएगा और क्वाड्रेट के लिए कैसा हो जाएगा, ये आपको CH3 इस तरह के हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ के अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हो। एक एग्जाम्पल देखो तो ये Cl, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, ये देखो ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है। गौर से देखिए ये क्या हो गया इसके लिए, अच्छा ये क्वार्टेट था ना, नहीं ये वाला तो नहीं होगा, इसमें हम क्वार्टेट के बदले क्या लेते हैं, क्विंटेट ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा, देखो ट्रिपलेट और क्विंटेट है, तो ट्रिपलेट और क्विंटेट कैसे हो जाएगा, गौर से देखो ये 2 जो है इसके लिए तो ये 3 हो जाएगा, इस 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, तो इन दोनों के लिए तो ट्रिपलेट, और ये 2 के लिए क्या हो गया, 2 2 4 1 5, तो क्या हो गया क्विंटेट। इसका सेगमेंट कैसा तैयार हुआ, देखो ट्रिपलेट और क्विंटेट है, क्विंटेट के लिए क्या चाहिए हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, ये देखो, और ट्रिपलेट के लिए क्या चाहिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, लो बन तो गया सेगमेंट, यही तो है सेगमेंट। अब इसी को बनाओ जितना तरीके से बना सकते हो आप, है ना। देखो ना भाई मेरे, ये इसके लिए क्या हो गया क्विंटेट और इन दोनों के लिए क्या हो गया ट्रिपलेट। तो आप इस तरह सेगमेंट बना के आप क्या कर सकते हो, स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। वैसे मैं आपको एक बता देता हूँ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, आप हम लोग उसके आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2C + 2 + N - H - X / 2, ये हो गया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या मतलब है इसका, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताता है लैक ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि एक हमारे पास ये है CH3 CH2 CH3, इसका आपको फॉर्मूला क्या होगा तो याद होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा CnH2n + 2, है ना। अब एक काम करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, 2 हाइड्रोजन हटा दो, तो 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा CH2, ये हमने एक यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक CH3, बोलो हाँ या ना। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n, +2 था इसमें से -2 कर दिया हमने, तो क्या हो गया कट के, ये +2 था -2 किया हमने, तो कट के क्या हो गया CnH2n हो गया। अरे भाई बच्चों वाली बात है, ये एल्केन से हमने एल्कीन बनाया। अच्छा एक काम करो, एल्कीन से एल्काइन बनाओ, 2 हाइड्रोजन और हटाओ, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्या हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। अब CnH2n पहले, तो आप क्या हो जाएगा CnH2n - 2। तो यानी आप देख रहे हो कि 2 हाइड्रोजन का जब लॉस हो रहा है तो क्या बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बन रहा है, कि 2 हाइड्रोजन के लॉस से क्या बना, एक पाई बॉन्ड। अच्छा ठीक है, एक काम और करते हैं, हमने ये देख लिया कि 2 हाइड्रोजन के लॉस से एक पाई बॉन्ड बना। एक काम करो CH3 CH2 CH3, एक काम हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, तो क्या बनेगा CH2 CH2 CH2। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या बना CH2 CH2 CH2। अच्छा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस पर क्या था, जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 था, लेकिन यहाँ से 2 हाइड्रोजन घट चुका है, तब इसका फॉर्मूला क्या हो गया CnH2n + 2 था, इसमें 2 घटा दो तो क्या हो गया CnH2n हो गया। यानी 2 हाइड्रोजन के घटने से एक रिंग भी बना। देखो 2 हाइड्रोजन के घटने से आपको या तो एक पाई बॉन्ड बनेगा और या तो 2 हाइड्रोजन के घटने से एक रिंग बनेगा। इसी 2 हाइड्रोजन की जो कमी होती है इसी को बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर, या इसी को बोलते हैं हम हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, या इसी को बोलते हैं हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह से आप NMR को सीखिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप अभी याद कर लीजिए, अगले क्लास में इसको काम आएगा। DBE का फॉर्मूला होता है 2C + 2 + N माइनस, यहाँ लिखूँ इधर 2C + 2 + N - H - X / 2। इसको याद रख लीजिए, अगले क्लास में काम आएगा। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।